तो हेलो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का रिवीजन। तो इस वीडियो में हम इसको रिवाइज करने वाले हैं और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इस चैप्टर को पहले कहीं पे पढ़े हों, ठीक है, या अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ के आइए, क्योंकि ये वाला वीडियो आपको तभी ज़्यादा समझ आएगा जब आप इसको पहले कभी पढ़े हों। हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जेईई मेंस में आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में। इसमें होता क्या है, यूनिट डायमेंशन में आपको ये फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, यहाँ से सवाल बन सकता है, और डायमेंशनल एनालिसिस से सवाल बन सकता है, और एरर एनालिसिस एक टॉपिक होता है, उसमें स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वहाँ से सवाल बन सकता है। तो इतने से आपको मिनिमम 1 सवाल पक्का आता है और मैक्सिमम 3 सवाल आपको मिल सकता है, ठीक है, एक चैप्टर से। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 तो कंफर्म है। तो इतने मार्क्स आप अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में यहाँ देखिए पहले आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो इसमें क्या है, हमारे पास टोटल 7 क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास टोटल ऐसे 7 जो हैं क्वांटिटीज़ होते हैं। किसी को हम मास में, किसी क्वांटिटी को हम मास में मेज़र करते हैं, किसी को हम लेंथ में मेज़र करते हैं, किसी को टाइम में मेज़र करते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट। ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका मोल। ये एसआई मतलब जानते हैं, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। और लिखते कैसे? एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। ये ऐसा ही लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इसको हम एमकेएस सिस्टम भी कह देते हैं, ठीक है। और एक और यूनिट मेजरमेंट करने की सिस्टम होती है सीजीएस यूनिट। तो उसमें क्या होता है, उसमें मास को हम किस में मेज़र करते हैं? ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर और टाइम को सेकेंड, ठीक है। और इन लोगों का, इनका सिंबल क्या होता है ये देख लीजिए। मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ये सिंबल आपको कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा डायमेंशनल फार्मूला जब आप लिखेंगे तो इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके हम लिखते हैं, ठीक है। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला जब लिखेंगे, मतलब सिंबल आप देखिए, मास का एम, कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का थीटा, ठीक है, करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी का सीडी लिखते हैं, और अमाउंट का मोल ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, इसमें एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन होता है। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है सब इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला, जो कि याद ही होना चाहिए, ठीक है, मस्ट टू लर्न। ये याद रहेंगे ना तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें से कई बार ऐसा होगा कि आपको, जैसे यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसी का आपको मैट्रिक्स मैच में क्वेश्चन दे देगा और आपको मैच कराना रहेगा। अगर आप केवल एच का डायमेंशन याद रखेंगे, ml2 T इनवर्स 1, अगर यही आपको याद है तो आप इसी से ही ऑप्शन को टिक करके आगे निकल सकते हैं। आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है, वहाँ आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जो है इन इम्पोर्टेंट फार्मूलास, डायमेंशनल फार्मूला को लर्न रखिए, टिप्स पे रखिए, याद करिए, रख लीजिए, बहुत काम आएगा। और देखना एक ना एक क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पेपर में फंसा था। तो देख लो, फोर्स का होता है ml_T इनवर्स 2, एनर्जी का ml2 T इनवर्स 2, म्यू नॉट ml_T इनवर्स 2 A इनवर्स 2, एप्सिलॉन नॉट m इनवर्स L इनवर्स 3 T4 A2,
ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट m इनवर्स L3 T इनवर्स 2, गैस कॉन्स्टेंट ml2 T इनवर्स 2 थीटा इनवर्स, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ml2 T इनवर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड mt इनवर्स 2 A इनवर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायमेंशनल फार्मूला आता कैसे है, डिराइव कहाँ से होता है। तो एक दो मैं करके बता देता हूँ, बाकी सारा आप कर लेना, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट आपका चल रहा है तो आप इसे रट ही लो, मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे डिराइव होता है। जैसे हम बात करेंगे फोर्स की, फोर्स को कैसे डिराइव करते हैं। तो हम मान लीजिए हमको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता होता है, फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT इनवर्स 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल, अब आप सोच रहे होंगे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT इनवर्स 2 ये कैसे होता है, मतलब कहाँ से आया। तो देखिए एक्सेलरेशन आपने अभी जस्ट पढ़ा, पीछे देखा होगा। एक सेकेंड रुको, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, पढ़े थे ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, भूल तो नहीं गए, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब वेलोसिटी आपको याद है, वेलोसिटी आपको याद है, वेलोसिटी पता है ना। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v की जगह हमने s/t लिखा और इस t को हमने ऐसे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस में मेजर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, उसको मेजर करने के लिए क्या रहेगा, लेंथ का कैपिटल L रहेगा ना। और ये भी टाइम, तो यहाँ भी ऐसे t लिख दो और यहाँ भी ऐसे t लिख दो, ऊपर L नीचे t की पावर 2। t को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो LT इनवर्स 2, यही चीज़ तो हमने यहाँ लिखी है। बोलो, सॉरी थोड़ा शायद क्रॉस आ रहा था, लेकिन अब सीधा है ना। तो देखो फिर से समझाता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, dv/dt आप पढ़े हैं, वही चीज़ है। और वेलोसिटी की जगह हमने क्या लिख दिया, वेलोसिटी की जगह हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। उसके बाद चीज़ों को, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है LT, टाइम के लिए t लिखा, फाइनल हमको क्या मिला LT इनवर्स 2, और इसी LT इनवर्स 2 को हमने यहाँ लिखा है। आप अभी जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तभी आपको ये सब करना पड़ सकता है, जब आप इसको करने लग जाएंगे ना तो फिर ये सब लर्न रहेगा। एट वंस आप बस देखिए एक्सेलरेशन LT इनवर्स 2 आपको लर्न रहेगा। पहली बार में अगर आप इसको समझ रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकता है, अदरवाइज बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। अभी इसी चीज़ को हम क्या लिखे, MLT इनवर्स 2, ठीक है, MLT इनवर्स 2। ये हमारा देखिए फोर्स का जो है डायमेंशनल फार्मूला MLT इनवर्स 2। ठीक इसी प्रकार से, मतलब अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक है, सूत्र अगर आपको याद है तो आप डिराइव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, सब कुछ डिराइव हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। प्रॉब्लम है कोई ऐसे, अगर आपको मान लीजिए एनर्जी को डिराइव करना है, एनर्जी को, तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला आपको याद है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और कोई भी एनर्जी अगर आपको याद है फॉर्मूला, जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी फार्मूला मुझको याद है 12 mv², ठीक है। तो ये कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, एनर्जी को mv², मास वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। मास का होता है m और वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमने आपको बताया था, ठीक है। इसी का हमें स्क्वायर करना था, ये क्या हो जाएगा ML2 T इनवर्स 2। सॉरी साफ नहीं आ रहा है, देखो एनर्जी इक्वल टू 12 mv², यानी यहाँ से हम देख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²। यहाँ से हमने क्या किया, डायमेंशन लिख के डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया, ये एनर्जी का होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जितने भी यहाँ हमने लिखे हुए हैं, जितने भी हमने लिखे हुए हैं, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या होता है, देखिए अगर कोई फार्मूला लिखा हुआ है, लेट्स से इफ़ a इक्वल टू b प्लस सी, तो यहाँ a का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो b के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा, और a का डायमेंशनल फार्मूला c के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा। मतलब कुछ ऐसा कि इफ़ a इक्वल टू b प्लस सी, देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a विल बी इक्वल टू v विल बी इक्वल टू c। इन सब का डायमेंशनल फार्मूला आपस में बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा होगा एक मोशन में एक फार्मूला है v इक्वल टू u प्लस ct। तो ये जो प्लस साइन है ना, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करता, अलग अलग करता है। तो ये v और u का डायमेंशनल फार्मूला समान होगा, और v और at का भी डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगा, और u और at का मतलब इन सब का जो डायमेंशनल फार्मूला जो है वो इक्वल होगा। दैट इज़ द रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा
न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो ये फोर्स की यूनिट्स होती है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए रूल इसका क्या होता है, Q इक्वल टू एन यू। Q क्या होता है, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो अमाउंट है वो होता है। N होता है न्यूमेरिक वैल्यू, और U होता है यूनिट। ये यूनिट आपका एसआई भी हो सकता है, सीजीएस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, ये जो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं बदलती। आप यूनिट बदल देंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू भी नहीं समझ में आया। जैसे अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं बदलती। अगर आपने यूनिट बदल दिया, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 1 किलो आम है, ठीक है, 1 किलो मैंगो है, और हमने अगर उसको ग्राम में बदला तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि 1 किलो मैंगो था और हमने उसकी यूनिट चेंज करके ग्राम में कर दिया तो वो 5 किलो हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे 1 किलोग्राम मैंगो था, वो 5 किलोग्राम थोड़ी ना हो जाएगा अगर हमने उसकी यूनिट चेंज कर दी। एक किलोग्राम था तो वो 1000 ग्राम होगा। लेकिन जो मतलब क्वांटिटी है आम उतना ही है, बस हम क्या कर रहे हैं, यूनिट बदल दे रहे हैं। उसी आम को हम 1 किलोग्राम बोल रहे थे, अब उसी आम को हम 1000 ग्राम बोल रहे हैं, ठीक है। आम उतना ही है, अमाउंट उसकी कांस्टेंट है। तो इसी प्रिंसिपल पर हम जो है यूनिट कन्वर्जन करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, नीचे हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ, या एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हाउ मेनी डाइन इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो निकालेंगे, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला ही पहले निकालना होता है, ठीक है, तभी हमारा काम बनेगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने आपको पीछे भी समझाया था कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये होता है mL/T−2, ठीक है, इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जो हमारी Q है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो कांस्टेंट होगी, यानी कि Q1 इक्वल टू, मतलब Q जो हमारी कांस्टेंट होगी, बस N और U में हम चेंज कर रहे हैं। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, Q कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है मतलब NU कांस्टेंट है, NU कांस्टेंट है मतलब N1 U1 इक्वल टू N2 U2। इसी कॉन्सेप्ट में हमारा ये सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे कर रहे हैं देखिए आप, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब N1 की जगह हमें N1 हमें निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी डाइन, मतलब N1 हम मान रहे हैं, और U1 की जगह, डाइन एक सीजीएस यूनिट है ना, तो सीजीएस यूनिट में ये mL/T−2 की जगह, m की जगह क्या हो जाएगा ग्राम, l की जगह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और T−2 की जगह सेकेंड इनवर्स टू, ये सीजीएस यूनिट में। अब इधर वाला 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूमेरिक वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है, और न्यूटन जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है। तो ऐसा यूनिट में अब यही देखो, हम ये जो लिख रहे हैं यूनिट की मदद, ये जो हमने डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर निकाला हुआ है F इक्वल टू mL/T−2, इसी की मदद से नीचे हम जो ये लिख रहे हैं यूनिट, इसी डायमेंशन फॉर्मूला की मदद से लिख रहे हैं। और हर प्रॉब्लम में, हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे सीजीएस यूनिट था, हमने सीजीएस यूनिट रखा, यहाँ पे हमें एसआई यूनिट रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो नेक्स्ट स्टेप क्या किए हैं, N1 को हमने रोक लिया यहाँ पे, और इस क्वांटिटी को हमने क्या किया, नीचे भेज दिया, इसको हमने नीचे भेज दिया, इस प्रकार से, ठीक है। कोई गलती तो नहीं की हमने, ओके। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में, हमको पता है कि किलोग्राम की जगह हम ग्राम अगर बदलें तो क्या होगा, 10⁻³ ग्राम, मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर, और सेकेंड का इनवर्स 2 था तो सेकेंड इनवर्स 2 हमने लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स टू, ये कट के हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा N1 इक्वल टू 10⁻5, और यही 10⁻5 हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब क्या, हाउ मेनी डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो हाउ मेनी की जगह कितना है 10⁻5 डाइन, ओके। तो 10⁻5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ओके। बात समझ में आई आपको? उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। इतना फेमस क्वेश्चन इस पे बनता है, मतलब हर बार ही इस पे बनता है। एक क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये बहुत फेवरेट सवाल है, ठीक है। मैक्सिमम PYQ जो है इसी पे बनते हैं, डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। इफ़ मोमेंटम, एरिया, टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज, मतलब हमें एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या निकालेंगे, वही बता देंगे mL/T−2 जो पिछला याद किया। नहीं बाबू, वो नहीं करना है,
ट्विस्ट यहाँ देखिए, इसको एनर्जी का ही डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, टाइम एंड एरिया, ठीक है, मोमेंटम, एरिया, टाइम, इसके टर्म्स में बताना। मतलब वहाँ जो आप ml2 t-2 कर दे रहे थे उसमें मास, लेंथ और टाइम ले रहे थे, वो नहीं लेना है हमको, मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म्स में उसको लिखना है। तो इसका प्रोसेस क्या है देखिए, हमने सॉल्व किया नीचे, ये ऑप्शन है चारों, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है। ओके, तो स्टेप देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एनर्जी का, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे लेट एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो मोमेंटम की पावर ए, एरिया की पावर बी और टाइम की पावर सी है। ठीक है, मोमेंटम की पावर ए, एरिया की पावर बी और टाइम की पावर सी है एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, ये हम किस प्रकार मानते हैं, जो जिसके टर्म्स में हमें पूछा है, जैसे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है किसके टर्म में, मोमेंटम, एरिया और टाइम, तो हम मानेंगे ई का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू मोमेंटम की पावर ए, एरिया की पावर बी, टाइम की पावर सी। ठीक है, क्वेश्चन में जिसके टर्म्स में आपको निकालने के लिए कहेगा, आप इसी तरह उसी के टर्म्स में उसकी पावर ए, उसकी पावर बी, उसकी पावर सी करके ऐसे आप मान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, एनर्जी का हमको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप बगल में डिराइव कर लेना। ठीक है, हमने आपको सिखाया कैसे डिराइव करते हैं, ml2 t-2। ओके, और मोमेंटम का भी फॉर्मूला अगर आपको याद है आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम का आप डिराइव करेंगे, मोमेंटम क्या होता है याद है ना, मोमेंटम p बराबर mv, भूल गए, देखो मोमेंटम क्या होता है, p बराबर m इंटू वी, m का आपको याद होना चाहिए और v का LT इनवर्स याद है, तो ओवरऑल मोमेंटम का MLT इनवर्स। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब जिसका भी पूछा जाए ये आप याद करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो नीचे हमने लिख दिया, हाँ यहाँ पे मोमेंटम का क्या होता है MLT इनवर्स, उसकी पावर ए और एरिया की जगह L2 की पावर बी। डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है ना, एरिया क्या होता है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है कि नहीं, तो मीटर स्क्वायर, मीटर क्या होता है लेंथ, मीटर को किस में, मीटर एक लेंथ है मेजरमेंट उसका, तो डायमेंशन फॉर्मूला उसके लिए यल होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तभी आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज ये सब बहुत सिंपल सवाल है। 2 4 5 क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद ये आपके लिए हलवा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो L2 की पावर बी और टाइम की जगह टी ही रहेगा, सब में उसकी पावर सी हमने कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, m की जितनी भी पावर्स हैं, l की जितनी भी पावर्स हैं और t की जितनी भी पावर्स हैं, सबको जो है एक साथ लिख लेंगे। तो इधर था ml2 t-2 और यहाँ m की पावर a था, हमने ये लिख दिया, l की पावर a यहाँ था और प्लस 2b यहाँ था। ठीक है, 2b, ठीक है, और टाइम की पावर माइनस a यहाँ था और प्लस c यहाँ से। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ये सब आपको आता होगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये आता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, m की पावर यहाँ 1 है, l की पावर देखो कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ 1 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, m की पावर यहाँ 1 है। ओके, l की पावर 2 है, t की पावर -2 है और यहाँ m की पावर a है, l की पावर a + 2b है और t की पावर क्या है -a + c है। अब आपको क्या करना है, a = 1, l की पावर ये a + 2b है, तो a + 2b = 2, मतलब आपको पावर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, इधर के पावर और इधर के पावर को आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके इक्वेशन बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे इक्वेशन कैसे बनेगा देखो मैं बता देता हूँ, इक्वेशन कैसे बनेगा यहाँ पे, इसमें आप इक्वेशन बना सकते हैं, m की पावर 1 था और यहाँ m की पावर 1, तो 1 = a और 2 = a + 2b और -2 = -a + c। इन्हीं इक्वेशन को आप ऐसे हर एक सवाल में ऐसे आपको बनाना है। इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल जाएंगी। जो भी a b c की वैल्यू मिलेंगी उसी को आप इसी में, ये जो पहला है हमने लेट किया था, इसी में आप पुट कर दीजिएगा, a b c की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया, बाई कंपेयरिंग वी गेट a = 1, b = 1/2 और c = -1, और हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया = p की पावर 1, a की पावर 1/2 एंड t की पावर -1, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखो मैच करो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये बी वाला ऑप्शन हमको सही लग रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाता है। अंडरस्टूड, बात समझ में आई, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 4 नंबर तो पक्का समझिए, ठीक है। हो सकता है 8 नंबर भी पा जाए क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन आए, ठीक है। और बात रही स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये पेज मैं आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पर मैं टेलीग्राम में भी इसको दे दूँगा, लिंक आप यूट्यूब के मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप देख लीजिएगा, ये हमारा नोट्स रहेगा, ठीक है। एक पेज में हमने इसको कंसाइज करने की कोशिश की है, और स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।